नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। जिन स्टूडेंटों को भी टेस्ट शेड्यूल जानना है या टेस्ट पेपर देने हैं तो वो हमारा जो एप्लीकेशन है आई क्लासेज उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल है वो ऐप के ऊपर भी है और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी वाई आई क्लासेज उसके ऊपर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा किसी को ज़्यादा इस संबंध में जानकारी लेनी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8094610611 के ऊपर हमसे आप बात करके इस टेस्ट सीरीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने टेस्ट सीरीज में नया इनोवेशन ये किया है दोस्तों कि जैसे आपका एक टेस्ट हो जाता है किसी भी टॉपिक का, पहली बात तो अपनी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगी, तो आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा। दूसरी चीज नया इनोवेशन ये है कि जैसे इस टॉपिक का अपना टेस्ट हो गया है 1 तारीख को, कल हो गया है, तो उसका अपन वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जो भी आपकी कोई कमी रही है या जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं वो चीज़ आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एज इट इज़ ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपकी दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। पहली तो आपकी टेस्ट क्लियर हो गया, टेस्ट भी टॉपिक वाइज है तो आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल गया तो वो टॉपिक आपके पूरा का पूरा दिमाग में फीड हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के आसपास कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको यहां बताएंगे। तो एक तरीके से उस क्वेश्चन के जो सराउंडिंग मैटर है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर जैसे ही टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो इनके आपको डिटेल वीडियो भी अवेलेबल करवा देंगे, जिससे आप जो एग्जाम के टाइम है उन डिटेल वीडियो को देख करके आराम से आपके कॉन्सेप्ट वापस से दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और टेस्ट देने के लिए आप हमारा जो ऐप है आई क्लासेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, टेलीग्राम का भी नीचे डाल देंगे, तो उस वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज बात करते हैं जो अपना पहला टेस्ट हुआ था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उनके जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति, एक वर्ड तो ये हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहणों परिकल्पना किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है बफन, चेम्बरलिन व मोल्टन, जेम्स जीन्स व जेफरीज और लाप्लांस। अब पहले थोड़ा सा आपका आंसर से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सब सिद्धांतों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन सब सिद्धांतों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है अद्वैतवादी परिकल्पनाएं और एक है द्वैतवादी परिकल्पनाएं। एक तो क्या होगी, अद्वैतवादी, और दूसरा होगा दोस्तों द्वैतवादी। अब जो अद्वैतवादी हैं उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि पृथ्वी का निर्माण केवल एक तारे से हुआ है, केवल एक तारे से हुआ है। यहां पर शॉर्ट में ही बात करेंगे थोड़ी, है ना, केवल एक तारे से हुआ है। जबकि द्वैतवादियों का मानना है 2 या 2 से अधिक तारों से हुआ है, अधिक तारों से हुआ है। यहां तक क्लियर है? साइड वाली चीजें आ नहीं रही है ना? 2 से अधिक, चलो मैं यहां लिख देता हूं, 2 से अधिक तारों से हुआ है। अब ठीक है, ठीक है, 2 से अधिक तारों से हुआ है। अब जो अद्वैतवादी है उनका क्या मानना था कि पृथ्वी या ग्रहों का निर्माण
या सौर मंडल का निर्माण केवल एक तारे से हुआ है। एक ही तारे से सारे ग्रह निकले हैं और बाकी बचा हुआ भाग सूर्य रह गया और सौर मंडल का निर्माण हो गया। इसमें मुख्य रूप से दो विद्वान हैं, बस ये चीज यहां ध्यान रख लेना। एक तो कांट है और एक है लाप्लांस। एक कौन से हैं? लाप्लांस। बाकी जो भी भूगोलवेता बच गए वो सारे के सारे द्वैतवादी में आ जाएंगे। द्वैतवादियों का मानना था कि पृथ्वी के निर्माण में एक तारा नहीं बल्कि एक से अधिक तारे जिम्मेदार थे। ये तो थी इसकी मेन बेसिक बातें। ठीक है, अब अपन आते हैं इनके सिद्धांतों पर। तो जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो किसने दी थी? वो दी थी चेम्बरलिन व मोल्टन ने। तो यहां एक चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो किसकी है? चेम्बरलिन और मोल्टन की है। अब ये क्या थी इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चेम्बरलिन और मोल्टन ने क्या बताया दोस्तों कि प्रारंभ में जो सूर्य था, प्रारंभ में जो सूर्य था ये कैसा था? ये ठोस था और ठंडा था। पहली बात। अब था कि नहीं था उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को वही बात पढ़नी है जो चेम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने बताई है। उसके बाद में बताया कि एक साथी तारा था, एक साथी तारा था। अब साथी तारा अगर यहां आ गया है तो ये कौन सी हाइपोथेसिस होगी? ये द्वैतवादी होगी। जहां एक से अधिक तारे वहां द्वैतवादी, वो विद्वान भी द्वैतवादी श्रेणी में आएंगे। अगर सिर्फ इससे ही निर्माण हुआ है तो अद्वैतवादी, और अद्वैतवादी में दो ही विद्वान मैन हैं, कांट और लाप्लांस। लाप्लांस की निहारिका परिकल्पना थी और कांट की वायवीय राशि या गैसीय परिकल्पना थी। ठीक है, इनकी डिटेल वीडियो तो अपने कोर्स में पढ़े ही है। अब देखो, जैसे ही ये साथी तारा आगे बढ़ता हुआ आता है सूर्य की तरफ, तो क्या होता है? होता यह है दोस्तों कि इस सूर्य से बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कण निकलते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े कण निकलते हैं और इन कणों को ही क्या बोल दिया गया? इनको ही बोल दिया ग्रहाणु। इन कणों को ही क्या बोल दिया? ग्रहाणु बोल दिया। यहां तक क्लियर है। फिर ये जो साथी तारा है वो आगे बढ़ जाता है। साथी तारा आगे बढ़ जाता है तो इसका तो जो रोल है वो यहीं खत्म हो जाता है। अब इसका रोल क्या था? इसका रोल ये था कि ये जो ग्रहाणु बाहर निकले हैं, ये जो छोटे छोटे पिंड बाहर निकले हैं, किससे? सूर्य से। ये किस कारण निकले हैं? तो ये निकले हैं साथी तारे के आकर्षण के कारण। अगर ये साथी तारा इधर से नहीं गुजरता तो ये कण नहीं निकलते, लेकिन जैसे ये इसके नजदीक आया तो आकर्षण की वजह से सूर्य से ये ग्रहाणु निकले, साथी तारा तो आगे बढ़ गया और क्या हुआ? बाद में ये ग्रहाणु हैं ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाने लग गए? चक्कर लगाने लग गए। ये ग्रहाणु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। अब होता क्या है? अब होता यह है कि इनमें से कुछ बड़े ग्रहाणु थे, इनमें से कुछ बड़े ग्रहाणु थे। अब इन बड़े ग्रहाणुओं ने छोटे ग्रहाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे आकर्षित किया इनका आकार बढ़ता चला गया और अंत में एक ग्रह का रूप ले लिया। इसी हिसाब से दूसरा ग्रह बना, इसी हिसाब से दूसरा ग्रह बना और इस हिसाब से चेम्बरलिन और मोल्टन ने बताया 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और बाकी बचा भाग क्या रह गया था? सूर्य रह गया था। अब फिर से आ जाते हैं अपनी पृथ्वी पे। चेम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि जैसे जैसे किसी ग्रह का निर्माण बढ़ता गया, आकार बढ़ता गया, या पृथ्वी का जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, तो अपनी आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल को भी अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया। वायुमंडल को भी अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया और किसका निर्माण हो गया? वायुमंडल का निर्माण हो गया।
मंडल का निर्माण हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बाद में क्या हुआ? बाद में इस वायुमंडल में जलवाष्प थी और पृथ्वी के ऊपर अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे भी कुछ जलवाष्प वायुमंडल में रिलीज हुई और उस वजह से यहाँ क्या हुई? उस वजह से यहाँ हुई वर्षा, और वर्षा होने से यहाँ क्या बन गए? महासागर। तो ये किसकी हाइपोथेसिस थी? ये थी चेम्बरलिन और मोल्टन की। मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ठीक है। डिटेल में बताना तो दोस्तों आपको भी पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। डिटेल में बताने का मतलब तो है ये चैप्टर वापिस से पढ़ा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, पृथ्वी की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो किसने दी थी? चेम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। दूसरी बात, चेम्बरलिन और मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल की उत्पत्ति को भी समझाया और महासागरों की उत्पत्ति को भी समझाया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? यहाँ मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो तो यही बनता है कि कौन से विद्वान द्वैतवादी है और कौन से विद्वान अद्वैतवादी हैं। तो अद्वैतवादियों में तो आपको पूछा जाएगा तो केवल दो सबसे बड़े नाम हैं, कांट और लाप्लास, बाकी सारे के सारे द्वैतवादी हैं। या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी परिकल्पना द्वैतवाद से संबंधित है, कौन सी परिकल्पना अद्वैतवाद से संबंधित है। जैसे पूछ लिया जाए कि ग्रहाणु परिकल्पना द्वैतवादी परिकल्पना है या अद्वैतवादी परिकल्पना है, तो आप क्या लिखोगे? द्वैतवादी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तारों का योगदान है। क्लियर है पहला क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में एक तरफ परिकल्पनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ इनके विद्वान दिए गए हैं जिन्होंने ये परिकल्पना दी थी। तो देखो, वायवीय राशि परिकल्पना थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी, किसने दी थी? कांट ने दी थी। किसने दी थी? कांट ने दी थी। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दी थी। द्वितारक परिकल्पना रसेल और लिटिलिटन की थी, ठीक है। निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना थोड़ी देर पहले अपन ने यह भी बताया था, किसने दी थी? लाप्लास महोदय ने दी थी। और यह भी बताया था कि लाप्लास और कांट कौन से थे, कौन सी श्रेणी के विद्वान थे? अद्वैतवादी थे। तो ये दोनों परिकल्पनाएं, ये परिकल्पना और ये परिकल्पना, दोनों ही परिकल्पनाएं अद्वैतवाद की श्रेणी में आएंगी। यहां तक क्लियर है? तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, वायवीय राशि किसकी है? कांट की है, तो यहां आ जाएगा बी, या साइड में लिखा करो आप बी। फिर ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की, तो यहां आ जाएगा सी। फिर द्वैतारक परिकल्पना रसेल की, यहां आ जाएगा डी। और फिर निहारिका परिकल्पना लाप्लास की। अब ये कुट आपको जहां मिलेगा उसके बाद में आपको यहां जाना है। आप सीधे ही क्वेश्चन को पढ़ करके यहां से मैच नहीं करना है दोस्तों, उससे आपकी जो चीजें आपके दिमाग में चल रही थी उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम हॉल में इन सब बातों का। पहले तो ये देखना कि वायवीय राशि परिकल्पना किसकी है? कांट की है। तो एक में बी कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। लेकिन इससे काम तो नहीं बना, क्योंकि बी एक जगह और आ रहा है। बी एक जगह और आ रहा है। तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फिर तीसरा ऑप्शन देखेंगे, और जहां आपका क्वेश्चन सही हो जाए वहीं उस क्वेश्चन को छोड़ देना। एग्जाम हॉल में, मैं टेस्ट प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं। बाकी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना चाहिए, जिससे आप अगर कम तैयारी है उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप पेपर करोगे तो आपके चांस सही होने के ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ नहीं मिलाना,
यहां से यहां नहीं मिलाना, यहां से यहां नहीं मिलाना, आपको यहां से यहां लिखना है, फिर यहां देखना है, फिर यहां देखना है। और ये बी सी डी ए कहां है? बी सी डी ए, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, निम्नलिखित विद्वानों में किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई है? गैसों और धूल से हुई है। तो अपने को कौन सी परिकल्पना देखनी है? धूली परिकल्पना दी गई थी, उसको अपने को देखना है। और ये किसने दी थी? ये दी थी ओटो सिमर्ड ने। और ओटो सिमर्ड की जो परिकल्पना थी वो कौन सी परिकल्पना थी? धूली परिकल्पना थी। अब ओटो सिमर्ड ने क्या बताया था वो एक बार अपन देख लेते हैं। ओटो सिमर्ड ने क्या बताया था वो एक बार अपन देख लेते हैं। ओटो सिमर्ड ने बताया कि ब्रह्मांड में जो भी धूली कण थे, जो भी धूली कण थे, अब ये धूली कण कहां से आए? ये धूली कण आए दोस्तों तारों व उल्काओं के टूटने से। कहां से आए? तारों और उल्काओं के टूटने से। ये धूलिकण प्लस गैस, गैस जो ब्रह्मांड में फैली हुई थी। अब क्या हुआ? ये धूलिकण धीरे धीरे अपने आकर्षण शक्ति से और धूलिकणों को आत्मसात करने लगे और गैसों को आत्मसात करने लगे। और आत्मसात करते करते किसका रूप ले लिया? एक निहारिका का रूप ले लिया। और बाद में यही निहारिका धीरे धीरे ठंडी होकर के किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। या कुछ जगह आपको यह भी मिल जाएगा, ये धूलिकण और गैसीय जो कण हैं ये धीरे धीरे आत्मसात होते हुए किसका रूप ले लिया? एक तस्तरी का रूप ले लिया। और बाद में धीरे 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 क्या हुआ? इसमें संकुचन हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से ये 9 टुकड़ों में टूट गई और ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसकी परिकल्पना थी? ये थी ओटो सिमर्ड की धूली परिकल्पना। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जवारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी इस टाइप के क्वेश्चन सही होंगे, नहीं इसके सही होने के चांसेस बहुत कम है। तो जवारीय परिकल्पना, सबसे पहली बात इनको छोड़ दो। आपने अगर पढ़ रखी है तब की बात है, नहीं पढ़ रखी है तो अपन कर ही क्या सकते। पहली बात, जवारीय परिकल्पना किसकी थी? दिमाग लगाओ, जेम्स जीन्स की थी। किसकी थी? जेम्स जीन्स की थी। देखो अब अपने मैटर से कनेक्ट करना देखो आप। ज्योग्राफी इस वजह से इजी है कि जिस दिन आप चीजों को कनेक्ट करना सीख जाओगे ना उस दिन आपके लिए ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जेम्स जीन्स की थी, अब ये द्वैतारक है, सॉरी द्वैतवादी है या अद्वैतवादी? तो आंसर क्या आ जाएगा? द्वैतवादी है। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये क्या है? द्वैतवादी, क्योंकि अद्वैतवादी में तो 2 ही विद्वान थे, कांट और लाप्लांस। तो ये क्या है? द्वैतवादी है। अब द्वैतवादी है तो किसका होगा? 2 तारों से इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब होगा क्या वो तो मैं आगे बताऊंगा। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये एक्ट एकात्मक परिकल्पना है, हो गया गलत क्योंकि ये तो 2 तारों से है। दूसरी चीज, इसके प्रतिपादक जेम्स जीन्स थे, सही है, सही हो गया है। ये सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, बिल्कुल है। अपन किन की थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी? पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति? तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 आंसर यहां क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक?
अब थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि जेम्स जीन्स ने क्या बताया था दोस्तों। जेम्स जीन्स ने बताया था एक तो था तारा जिसको अपन ने बोला है सूर्य, और दूसरा इसके यहां था साथी तारा। ये कौन सा था? ये था साथी तारा। अब साथी तारा अपने पथ पे सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ा तो इससे कुछ फिलामेंट बाहर निकलना प्रारंभ हो गया। किसकी आकर्षण शक्ति की वजह से? साथी तारे की आकर्षण शक्ति की वजह से। जैसे जैसे नजदीक आता गया तो सूर्य से एक सिगार के आकार का फिलामेंट बाहर निकल गया। लेकिन यहां क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये फिलामेंट बाहर निकला, साथी तारा आगे बढ़ चुका था। साथी तारा आगे बढ़ चुका था। अब आगे बढ़ चुका था तो इसकी आकर्षण शक्ति तो हो गई समाप्त। नजदीक किसके था ये फिलामेंट? सूर्य के था। तो अब ये यहां क्या करेगा, ये फिलामेंट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देगा। बाद में धीरे धीरे इसके संकुचन से इसके टुकड़े होते हैं और 9 ग्रह बन जाते हैं, और वो 9 ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, और इस हिसाब से किसका निर्माण हुआ? सौरमंडल या पृथ्वी का निर्माण हुआ। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अब अपन आ जाते हैं मेनली जहां से मुख्य रूप से अपना सिलेबस शुरू होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे अगर फर्स्ट ग्रेड में, तो आपको इन क्वेश्चन में से या जो मैंने थ्योरी बताई है 100% इसके अंदर से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक वर्ड नहीं देखना है। अब आ जाते हैं अपन अपना जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके ऊपर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? प्रत्यक्ष साधन का मतलब होता है कि वह साधन या वह सोर्स या वह स्रोत जिसके माध्यम से अपन सीधा सीधा पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या पृथ्वी के अंदर। दूसरी चीज, अपन ने यह पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले जो सोर्स होते हैं या जो स्रोत होते हैं उनको अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तय है, एक तो डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। एक तो क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरे क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वे सोर्स जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सीधा सीधा पता लगाते, मतलब किसी प्रकार की कोई अध्ययन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन साथ में अपन ने यह भी देखा था कि जो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा अपने को 300 किलोमीटर तक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और 300 किलोमीटर की भी किससे? ज्वालामुखी से। 300 किलोमीटर की भी किससे दोस्तों? ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अपन ये मानते हैं कि 300 से या 200 से 400 किलोमीटर का जो एरिया है वो मैग्मा चेंबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहां रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता है। अब ये क्या है ये तो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी से अगर इसके द्वारा मानवीय प्रयासों को देखा जाए तो 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई है। और कहां हुई है? कोला प्रायद्वीप में हुई है दोस्तों, जो रूस में है, साइबेरियाई क्षेत्र में है, कोला पेनिनसुलर, वहां 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग हुई है। अगर भारत की बात करें तो जो कोलार माइंस है, जो सोने की माइंस है, वहां भी 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई हुई है। लेकिन पृथ्वी का केंद्र कहां है? 6373 किलोमीटर पर है।
तो कहां 6371 किलोमीटर और कहां 300 किलोमीटर। तो पृथ्वी के बारे में प्रत्येक स्रोतों से तो अपने को लगभग न के बराबर जानकारी मिलती है, लेकिन जितनी भी मिलती है, ध्यान देना, लेकिन जितने भी मिलती है वो विश्वसनीय मिलती है। भाई सीधा सीधा अपन पता लगा देंगे कि हाँ 12 किलोमीटर के ऊपर इतना टेम्परेचर है, इतनी डेंसिटी है, या इस प्रकार की चट्टानें हैं, सीधा सीधा बता देंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष जो स्रोत होते हैं वो अपने को केंद्र तक जानकारी तो उपलब्ध कराते हैं, वो 6371 किलोमीटर की गहराई तक तो जानकारी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो जानकारी विश्वसनीय नहीं होती है, वो साइंटिफिक स्टडी या अनुमान के ऊपर आधारित होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो अपने को क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष साधन कौन से हैं? तो एक तो हो गया ज्वालामुखी, दूसरा अपन ने देखा था उल्कापिंड। उल्कापिंड ये क्या है? ये प्रत्यक्ष साधन थे। उल्कापिंड भी जब धरातल के ऊपर आके गिरता है तो देख के अपन बता सकते हैं कि पृथ्वी का कोर इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो यहां क्या है? यहां है भूकंपीय तरंगे, अप्रत्यक्ष हो गया। फिर गुरुत्वाकर्षण बल, अप्रत्यक्ष हो गया। ज्वालामुखी, प्रत्यक्ष हो गया। पृथ्वी का चुंबकत्व, अप्रत्यक्ष हो गया। मतलब इन तीनों के बारे में तो अपने को स्टडी करनी पड़ती है। जैसे भूकंप से जो तरंगें आती हैं उनके बारे में अपने को स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सी तरंग लिक्विड से निकलती है, कौन सी सॉलिड से निकलती है, अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ज्वालामुखी में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि पृथ्वी के अंदर एक लेयर ऐसी जरूर है जहां से तरल जो चीजें हैं वो बाहर निकलती हैं, कोई भी बता देगा। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष स्रोत हो गया। तो दोस्तों ज्वालामुखी है वो सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय या सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाला प्रत्यक्ष साधन है, ना कि अप्रत्यक्ष। ओवरऑल साधनों की बात की जाए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी साधन इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा रहे हैं, अगर किसी एक को चुनना हो, अगर आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं दिया हो, तो वो होगा भूकंप। ठीक है, चीजों को समझना। प्रत्यक्ष पूछा जाए और सबसे विश्वसनीय, सबसे ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराने वाला ज्वालामुखी। ओवरऑल पूछा जाए कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाला भूकंप। और अप्रत्यक्ष पूछा जाए तो सीधा सीधा भूकंप ही हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल में ही भूकंप है। ठीक है, तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी हो जाएगा। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत पूछा है, यहां प्रत्यक्ष नहीं पूछा है। प्रत्यक्ष में एक तो अपन ने ज्वालामुखी देख लिया था, एक उल्कापिंड देख लिया था, तो उल्कापिंड तो यहीं गलत हो जाएगा, ज्वालामुखी भी यहां गलत हो जाएगा, और मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष साधन है वो दो ही है। इसके बाद में जो मानव के द्वारा जो खनन किया जाता है वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो अप्रत्यक्षों की बात करें तो एक तो तापमान है और एक भूकंप है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत यहां कौन कौन से हो जाएंगे? भूकंप और तापमान हो जाएंगे। और कौन कौन से हैं? देखो, अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो एक तो है भूकंप, सबसे विश्वसनीय। उसके बाद में है दाब, प्रेशर। उसके बाद में है तापमान। उसके बाद में है घनत्व। उसके बाद में है गुरुत्व विसंगति। उसके बाद में क्या है? गुरुत्व विसंगति। उसके बाद में है चुंबकत्व। ये सारे के सारे कौन से हैं दोस्तों? ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष साधन हैं। क्लियर है? अब देखो,
अब क्वेश्चन है डेंसिटी को लेकर के। पृथ्वी का औसत घनत्व, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के अंदर से एक भाग को अपन ने कट करके निकाल लिया है। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो किसका बना है, जो बना है क्रस्ट या ग्रेनाइट का, उसकी घनत्व होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो घनत्व है उसको हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिखाया जाता है। और यहां आपको ये भी चीज देखनी होगी, यहां आपको ये भी चीज देखनी होगी, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, बेसाल्ट चट्टानों की परत है, यहां घनत्व हो जाता है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहां कोर है, कोर का घनत्व हो जाता है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से क्या लग रहा है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था ना कि पृथ्वी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी में बढ़ोतरी होती है। और इनको कैलकुलेशन करके अपन ने एक पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी निकाली थी, वो कितनी निकाली थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर अपन ने साथ ये भी देखा था कि जो दबाव होता है वो डेंसिटी को प्रभावित करता है, जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी को प्रभावित करता है, या जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी को इंक्रीज करता है। जैसे कोई फोम है, फोम के ऊपर अपन दबाव डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला होने का मतलब है कि धीरे 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 उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो जो दबाव होता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है ये डेंसिटी को लेकर के कि जो दबाव होता है वो डेंसिटी को प्रभावित करता है प्लस डेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक परिणाम किससे मिलता है। थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो कौन सा है, भूकंप विज्ञान है। वो कौन सा है, वो भूकंप विज्ञान है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये अपनी पृथ्वी है, जिस स्थान के ऊपर भूकंप उत्पन्न होता है, जिस स्थान के ऊपर भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है दोस्तों भूकंप मूल, भूकंप मूल या फोकस, या फोकस। फिर भूकंप मूल से दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं, भूकंप मूल से दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं, एक तो पी वेव, एक तो पी तरंग, और दूसरा इसके ऊपर से निकलती है, कुछ देर बाद में यहां पहुंचती है एस तरंग, दूसरा एस तरंग। और जहां पर ये पहुंचती हैं दोनों, इसको बोला जाता है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र या ईपी सेंटर, हाइपो सेंटर तो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईपी सेंटर, और इसको बोल देंगे हाइपो सेंटर। अब ये दोनों तरंगें पृथ्वी के अंदर चलती हैं, ये दोनों तरंगें पृथ्वी के अंदर चलती हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है बॉडी वेव, इनको बोला जाता है बॉडी वेव। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के शरीर के अंदर चलती हैं, अपने शरीर की बात नहीं हो रही, ये पृथ्वी के शरीर के अंदर चलती हैं, इस वजह से इनको बॉडी वेव बोल दिया जाता है। और जैसे ही धरातल पर पहुंचती हैं, जैसे ही धरातल पर पहुंचती हैं तो यहाँ एक तरंग और चलती है जिसको बोला जाता है एल तरंग, और ये धरातल पर चलने के कारण इसको धरातलीय तरंग कहा जाता है या सरफेस वेव के नाम से भी जाना जाता है।
और इसको सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इस वजह से इसको बोला जाता है लॉन्ग वेव। इसको बोला जाता है लॉन्ग वेव। और इन्हीं तरंगों के माध्यम से अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है। कंफ्यूज करने वाला सा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, है ना। सही है मतलब बताओ। स्वेस, सीमा, डॉली, नेफे, जेफ्रीज, सियाल, जेफ्रीज अधस्तर, या जिसको अपन सब स्ट्रेटम बोलेंगे, कौन सा आंसर सही होगा। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले परतों में विभाजित किया था एडवर्ड स्वेस ने। किसने विभाजित किया था? एडवर्ड स्वेस ने। और स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया था। 3 परतों में विभाजित किया था। वो परतें कौन कौन सी थी? वो परतें थी, पहली परत कौन सी थी? पहली परत थी सियाल। दूसरी परत कौन सी थी? सीमा। और तीसरी परत कौन सी थी? नीफे। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी इनकी डिटेल भी बताऊंगा। तो पहली बात, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, नीफे। सबसे बाहरी परत सियाल, मध्यवर्ती परत नीफे, सीमा, और सबसे मध्यवर्ती आंतरिक परत नीफे। ठीक है, अब देखो, स्वेस सीमा सही लग रहा है क्योंकि विभाजित किया है, क्योंकि विभाजित किया है। डोली नहीं है, जेफ्रीज नहीं है, जेफ्रीज नहीं है। तो स्वेस ने किस में विभाजित किया था? सीमा में विभाजित किया था। क्लियर है? अब देखो, अब मैं बता देता हूं, जो सियाल परत है ये सबसे ऊपरी परत है, जो किसकी बनी है? जो बनी है ग्रेनाइट की। जो किसकी बनी है? ग्रेनाइट की। इसी को ही अपन आगे बोलेंगे क्रस्ट। इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता है। SI सिलिका, Al एल्यूमिनियम, तो सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता है। इसके साथ ही यह परत है वो अम्लीय होती है। अम्लीय तत्वों की यहाँ प्रधानता होती है, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। दूसरा आ जाते हैं अपन सीमा। सीमा का जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी बनी होती है? ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। यहाँ क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। यहाँ क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। और ये किसका बना है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना है। निफे, निफे निकिल और फेरिस से बना है। इसकी डेंसिटी 11 से 13 है। यह सबसे भारी पदार्थों की बनी परत है। घनत्व भी इसका सबसे ज्यादा है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई निफे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा? स्वेस और सीमा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफे संबंधित है। देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, निफे संबंधित है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। गलत हो गया। कौन है? सियाल है। ठीक है, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत से। गलत है। कौन है? सीमा है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत से है। सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इनका आंसर सही हो जाएगा सी। चीजें समझ में तो आ रही है ना भाई? अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पृथ्वी की नीचे परत में किन किन तत्वों की प्रधानता है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और इसको अपन बोलेंगे निफे। तो Ni से तो निकिल, पहले अपने को क्वेश्चन पर नहीं जाना है। Fe से फेरस या लोहा, लोहे को ही तो अपन फेरिस बोलते हैं ना। अब देखो सिलिका और एल्यूमिनियम नहीं है, सिलिका Si और एल्यूमिनियम, तो ये तो क्या हो गई? ये तो सियाल हो गई। देखो इस हिसाब से सोल्व करो आप, ज्योग्राफी को भी सोल्व करो आप मैथ की तरह, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। सिलिका और लोहा Si प्लस Fe नहीं बैठ रहा है। फिर निकिल और Fe बैठ रहा है। फिर मैग्नीशियम और Fe नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनी है? निकिल और फेरिस से बनी है, निकिल और फेरिस से बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चीजें आसान लग रही है ना? और चैप्टर देखो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो पृथ्वी की आंतरिक भाग की ओर, कहना ये चाह रहे हैं कि ये पृथ्वी है, इससे अंदर की ओर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी की सतह से गहराई की ओर जाने पर कितने गहराई के ऊपर कितना तापमान की बढ़ोतरी होती है। तो अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि होती है, या 100 मीटर जाने पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की वृद्धि होती है। और कोर क्या है? 6371 किलोमीटर। तो अपन ने यह भी देखा था अगर इसी हिसाब से गहराई बढ़ती रहे तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है वह सूर्य से अलग हुई मानते हैं। तो सूर्य से अलग हुई मानते हैं तो अधिकतम तापमान कितना हो सकता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बारे में बाद में कई विद्वानों ने तर्क दिए थे कि हो सकता है कि गहराई के साथ ताप बढ़ने की जो दर है उसमें परिवर्तन आ जाए। कुछ विद्वानों ने यह कहा था कि 8 किलोमीटर की गहराई पर जाने के बाद में तापमान की वास्तविक वृद्धि कितनी हो रही है उसका पता लगाना कठिन है। खैर उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाकर के अपने को जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर जाना है। तो 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इस हिसाब से आपको 64 डिग्री का भी पूछा जा सकता है, 100 डिग्री का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, कहां पाया जाता है? भूपर्पटी में, मेंटल में, बाहरी क्रोड में और आंतरिक क्रोड में। कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा द्रव्यमान कहां पाया जाता है? देखो पृथ्वी को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। पृथ्वी को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। ये भाग किसका था? क्रस्ट का। ये मेंटल और ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो भाग है कि सर्वाधिक आयतन और जो द्रव्यमान है वो आपको कहां पाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान कहां पाया जाता है दोस्तों? मेंटल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान कहां पाया जाएगा? मेंटल में पाया जाएगा। ठीक है। अगर कोर की बात की जाए तो कोर में 16 आयतन होता है और 32 द्रव्यमान होता है। आयतन और द्रव्यमान होता है। बाकी बचा हुआ किस में होता है? क्रस्ट में होता है। यहां 67.8 होगा दोस्तों, यहां 67.5 नहीं 67.8 होगा। तो यहां जीरो, यहां 0.2 तो क्या हो जाएगा? यहां 0.2 तो हो जाएगा द्रव्यमान, और 0.5 हो जाएगा आयतन। 0.5 क्या हो जाएगा? आयतन। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान कहां पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। आयतन 83.5% पाया जाता है और द्रव्यमान 67.8 पाया जाता है। बाकी 16 और 32 कोर में पाया जाता है। 0.5 और 0.2 कहां पाया जाता है? क्रस्ट में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? कौन सी परत है? बहुत बार अपन ने इसको देखा है, क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है, क्योंकि अपन ने ये देखा था कि ये पृथ्वी है और ये क्या है? इसका सबसे ऊपरी भाग है, क्रस्ट है, जिसकी मोटाई, औसत मोटाई अपन ने देखी थी 30 किलोमीटर। फिर यहां 2900 तक क्या आ जाता है? यहां 2900 तक मेंटल आ जाता है और 2900 से 6371 किलोमीटर तक क्या आ जाता है? यहां कोर आ जाता है। तो सबसे पतली परत कौन सी हुई? क्रस्ट हुई। हालांकि क्रस्ट को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करें, अगर अपन महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करें तो वो 60 से वो कितना होगा? 40 से 50 किलोमीटर होगा। और महाद्वीपों में भी अगर पर्वतों की बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर होगा। जबकि महासागरीय जो क्रस्ट है वो 5 से 10 किलोमीटर क्या होता है? 5 से 10 किलोमीटर दिख नहीं रहा ना साइड में? महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो 40 से 50 किलोमीटर, पर्वतों के नीचे 60 से 70 किलोमीटर, और महासागरीय क्रस्ट है वो 5 से 10 किलोमीटर का होगा। इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है? क्लियर है? अब देखो, इस हिसाब से देखा जाए तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है वही सबसे पतला है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? आंतरिक कोर, ऊपरी कोर, भूपर्पट्टी और मेंटल। तो इसका क्या होगा? भूपर्पट्टी होगा। आंतरिक कोर को भी देखा जाए तो देख लो, 2900 से 5150 और 6371। तो ये इतनी मोटाई होगी, ये इतनी मोटाई होगी। ये बाहरी कोर होगा, ये आंतरिक कोर होगा। तो इनकी तो मोटाई वैसे ही 1000 किलोमीटर से ज्यादा जा रही है। यहां ये रह गया 32 किलोमीटर तक की। तो सबसे जो पतली परत होगी वो भूपर्पट्टी की होगी या क्रस्ट की होगी। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
अब अपने को देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो चीज अपने को देखनी है। अब देखो, पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सबसे ऊपरी परत क्या है, सियाल ही है। सागर तल किससे बना है, सीमा से बना है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, सियाल के नीचे जो महासागरों के नीचे जो परत होगी वो सीमा होगी, जो बेसाल्ट चट्टानों की बनी होगी। सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि सियाल सीमा पर तैर रहा है। क्यों? सियाल की जो डेंसिटी है वो 2.7 है, सीमा की डेंसिटी है वो 3.0 है। तो कोई भी भारी चीज हल्की चीज के ऊपर नहीं तैर सकती। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोनार्ड विच्छिन्नता, या इसको अंग्रेजी में बोलें तो डिसकंटिन्यूटी, निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। अब जो डिसकंटिन्यूटी वाली चीजें हैं वो मैं आपको एक साथ ही क्लियर कर देता हूं, है ना, जिससे डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन ही क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये असंबद्धता या जो विच्छिन्नता या डिसकंटिन्यूटी ये होती क्या है। अगर इसके अंग्रेजी वर्ड की बात करें तो इसमें से साफ साफ इसकी डेफिनेशन निकल करके आ रही है। डिसकंटिन्यूटी मतलब कोई चीज जो लगातार चल रही है उसमें अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसको अपन डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। यहां डिसकंटिन्यूटी जो जन्म लेगी वो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर बनेगी। जैसे कोई भूकंपीय तरंग तेज गति से चल रही है लेकिन यहां धीमी गति से चलने लगी, तो ये जो पॉइंट जहां इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है वही क्षेत्र डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र होता है, या वही पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है। क्लियर है। इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि जैसे कोई हाईवे है और यहां से कोई गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ी हुई आ रही है और जैसे ही यहां पहुंची तो यहां सड़क जो है या हाईवे जो है वो टूटा हुआ आ गया। तो वो जिस रफ्तार से गाड़ी आ रही थी यहां उसके ब्रेक लगेंगे और यहां उसकी गति धीरे हो जाएगी। तो जिस स्थान के ऊपर वो ब्रेक लग रहे हैं वो क्या है, वो उस हाईवे की डिसकंटिन्यूटी है। समझ गए मेरी बात को, कि कोई गाड़ी हाईवे के ऊपर तेज रफ्तार से चली आ रही है लेकिन आगे सड़क जैसे ही टूटी आती है तो आप ब्रेक मारते हो, तो आपकी जो गति थी उसमें क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और वही क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। सेम यही चीज कहां होती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती है। जैसे अपन बात करें दोस्तों, जैसे अपन बात करें ये है क्रस्ट, इस साइड से अपन बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये है क्रस्ट। कौन सा, ये है महाद्वीपीय क्रस्ट, ये है महाद्वीपीय क्रस्ट। और मैंने क्या बताया था कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर नीचे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है ये दोस्तों महासागरीय क्रस्ट। ये क्या आ जाता है, ये आता है महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट, और महासागरीय क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक। ये क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट। ये पानी की बात नहीं कर रहे हैं, पानी के नीचे वाले क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये है महासागरीय क्रस्ट। दूसरी बात, ये क्रस्ट बना है ग्रेनाइट का, ये क्रस्ट किसका बना है, ग्रेनाइट का, जबकि महासागरीय जो क्रस्ट बना है वो किसका बना है, बेसाल्ट का बना है। तो देखो दोनों ही चट्टानों में आपको अलग अलग कंपोजिशन वाले चीजें देखने को मिल रही हैं। ये हल्की है तो यहां इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये क्या है, ये भारी है।
ये जो महासागरीय क्रस्ट है ये भारी है, ये हल्की है। तो क्या होगा, अब अपन वापस चलते हैं भूकंपीय तरंगों के ऊपर। जैसे ही भूकंप उत्पन्न होता है तो वहां से दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं। भूकंप मूल से थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, एक तो पी वेव और एक एस वेव। अब जो पी वेव है वो तीनों माध्यम में चलती है, तो अपन जो आधार रखेंगे वो पी वेव को रखेंगे डिसकंटिन्यूटी को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो सभी माध्यम में जा रही है, जबकि जो एस वेव है वो केवल और केवल ठोस भाग में प्रवाहित होती है, तो पृथ्वी के पूरे भाग में वो नहीं चलती है। तो डिसकंटिन्यूटी को लेकर के या डिसकंटिन्यूटी का निर्धारण करने के लिए अपन पी वेव की गति का सहारा लेंगे। अब जो पी वेव है उसका स्वभाव क्या होता है दोस्तों? उसका स्वभाव होता है कि पी वेव ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, पी वेव ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन ठोस भाग में इसकी गति सबसे ज्यादा होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। पी वेव तीनों माध्यम में चलती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे गैस हो, लेकिन ठोस भाग में उसकी गति सबसे ज्यादा होगी। अब इस चीज से क्या समझे हो? जहां जहां ठोस भाग आएगा, ठोस भाग का मतलब जहां जहां डेंसिटी बढ़ेगी वो भाग ठोस होगा, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी वो उतना ज्यादा ठोस। तो जहां जहां डेंसिटी बढ़ेगी या जहां जहां डेंसिटी में डिफरेंस आएगा वहां पी वेव की जो गति है उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा, और वही डिसकंटिन्यूटी है। समझ गए डिसकंटिन्यूटी है क्या या उसका निर्धारण कैसे करना है? समझ गए? अब देखो चलते हैं अपन, यहां क्या है, यहां है 2.7 ग्राम। तो यहां से अगर कोई पी वेव चल रही है तो जैसे ही यहां पहुंचेगी उसकी गति अचानक से बढ़ जाएगी, उसकी गति अचानक से बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? ये है डिसकंटिन्यूटी। और इस डिसकंटिन्यूटी की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोनार्ड महोदय ने की थी। तो इसको क्या बोल दिया गया? इसको बोल दिया गया कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। समझना, इसको क्या बोल दिया गया? इस भाग को बोल दिया गया, यहां लिख रहा हूं मैं, है ना, कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता। अब देखो, यहां तक अपन ने क्या पढ़ा था? यहां तक क्या चल रहा था? यहां तक चल रहा था क्रस्ट, यहां तक चल रहा था क्रस्ट। अब देखो, यहां से शुरू हो जाता है मेंटल, यहां से शुरू हो जाता है और मेंटल जाता है दोस्तों 2900 किलोमीटर की गहराई तक। दूसरी चीज, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो भाग होगा वो होगा यहां 200 किलोमीटर, पहला जो भाग होगा वो होगा 200 किलोमीटर। दूसरा जो भाग होगा वो होगा 700 किलोमीटर तक, और तीसरा होगा 2900 किलोमीटर तक। समझ गए इस चीज को? अब देखो, ये यहां क्या है? यहां अपन मान लेते हैं 100 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, जो भी आपको मानना है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो यहां एक क्षेत्र होता है, यहां एक क्षेत्र होता है जिसको अपन बोल देते हैं दुर्बलता मंडल। इसको अपन क्या बोल देंगे दोस्तों? इसको अपन बोल देंगे दुर्बलता मंडल। क्लियर है? दुर्बलता मंडल का मतलब होता है एस्थेनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल का मतलब होता है कि यहां होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहां क्या होते हैं? यहां होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो क्या करते हैं? जो यहां की ऊष्मा को बढ़ा देते हैं, यहां की ऊष्मा को बढ़ा देते हैं। ऊष्मा बढ़ाने से यहां तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से यहां की चट्टानें
पिघल जाती हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ की चट्टानें पिघल जाती हैं। पिघल जाने की वजह से यहाँ की चट्टानें हो जाती हैं कमजोर, और कमजोर आदमी को अपन बोल सकते हैं दुर्बल, तो इसको बोल देंगे दुर्बलता मंडल। अब समझ में आया कि इसको दुर्बलता मंडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें कमजोर होती हैं, पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। तो मेरे को ये बताओ कि जैसे ही यहाँ पी वेव आई, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी लेकिन इसकी गति बढ़ी, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो गति कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? यहाँ क्या है, यहाँ तो है ही लिक्विड, और अपन ने तो ये पढ़ा था कि पी वेव जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती है, लेकिन ठोस भाग में गति सर्वाधिक होती है। फिर जैसे ही तरल में पहुंचती है गति उससे कम, गैस में पहुंचती है तो गति उससे कम। ठीक है, तो जैसे ही यहां पी वेव पहुंचेगी, जैसे ही यहां पी वेव पहुंचेगी तो उसकी गति हो जाएगी अचानक से कम। और इस बात की खोज किसने की थी? इस बात की खोज की थी मोहोरोविक ने खोज की थी। अब मोहोरोविक ने खोज की थी, इस वजह से इसको बोल दिया गया मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है यहां तक? तो अभी अपने पास दो डिसकंटिन्यूटी आ गई है। अब अपन देखते हैं ये किन किन के बीच में। अब देखो, वैसे यहां से लेकर के यहां तक का भाग, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का भाग ऊपरी मेंटल माना जाता है, और यहां से यहां तक का भाग निचला मेंटल माना जाता है। ये ऊपरी मेंटल। ये क्रस्ट को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, ये बाह्य क्रस्ट और ये आंतरिक क्रस्ट। यहां लिख देता हूं मैं आंतरिक क्रस्ट। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको पूछा जाए कि कोनराड असंबद्धता किससे किसके बीच में, क्वेश्चन के ऊपर अपन बाद में जाएंगे, कोनराड असंबद्धता किससे किसके बीच में है, तो आप बोल दोगे बाहरी क्रस्ट या आंतरिक क्रस्ट के बीच में, या महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच में, बोल दोगे आराम से। अगर और ज्यादा लेवल इसका बढ़ा दिया जाए तो यह भी पूछा जा सकता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट को अलग करने वाली असंबद्धता पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनाइट का है, ये बेसाल्ट का है। ऐसी चीजें तो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, ये क्रिएट होती हैं आपकी खुद की क्यूरोसिटी की वजह से। तो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता है वो कौन सी है? कोनराड असंबद्धता है। या और लेवल की बात की जाए तो 2.7 और 3.0 के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है? कोनराड। किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, बरसते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कोनराड असंबद्धता, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। नीचे आ जाते हैं मोहोरोविक असंबद्धता। अब मोहोरोविक असंबद्धता या तो मेंटल या क्रस्ट के बीच में पूछा जा सकता है, मेंटल या क्रस्ट के बीच में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है ऊपरी क्रस्ट और महासागरीय, ऊपरी मेंटल और महासागरीय क्रस्ट के नीचे, यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि यहां महासागरीय क्रस्ट है, यह भाग ऊपरी मेंटल का है। या पूछा जा सकता है, इस भाग को अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, और स्थल मंडल में दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, और इसको अपन बोलेंगे एस्टिनोस्फीयर। इसको बोलेंगे एस्टिनोस्फीयर। एस्टिनोस्फीयर का मतलब दुर्बलता मंडल। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये लिथोस्फीयर और ये एस्टिनोस्फीयर के बीच में है। ये भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। या ये भी बोला जा सकता है कि ठोस भाग और दुर्बलता मंडल के बीच में है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? मोहोरोविक या मोहो असंबद्धता।
तो मोहो असंबद्धता किस किस के बीच में हुई? मुख्य रूप से तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर इनके गौण रूप से देखा जाए तो महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, या लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर के बीच में क्या है? मोहोरोविक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता है। क्लियर है? फिर नीचे आते हैं। मैंने बताया था कि ये जो भाग है, ये वाला भाग है, ये ऊपरी मेंटल है, ये निचला मेंटल है, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में भी एक असंबद्धता है। कौन सी है? वो है रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता। क्योंकि यहां की डेंसिटी और यहां की डेंसिटी में अचानक परिवर्तन होता है। यहां 5 पॉइंट कुछ है और यहां बढ़ करके 6-7 के लगभग हो जाती है। फिर यहां क्या आ जाता है? यहां आ जाता है दोस्तों, यहां आ जाता है बाहरी कोर, बाहरी कोर। और बाहरी कोर 2900 किलोमीटर से लेकर के कहां तक होता है? 5150 तक। ये क्या है? ये है बाहरी कोर, ये है बाह्य कोर। ये क्या है? बाह्य कोर है। तो बाह्य कोर की क्या है? बाह्य कोर खुद सेमी सॉलिड अवस्था में होता है। तो यहां फिर एक डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि ये ठोस है, यहां फिर सेमी सॉलिड अवस्था आ गई, कुछ प्लास्टिक जैसी अवस्था आ गई, तो यहां भी डिसकंटिन्यूटी एक जन्म लेगी। और इस डिसकंटिन्यूटी को बोल देंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोल देंगे? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, या इसको बोल देंगे विचर्ट डिसकंटिन्यूटी। अब देखो, विचर्ट डिसकंटिन्यूटी किन किन के बीच में है? विचर्ट डिसकंटिन्यूटी है निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में, या कोर या मेंटल के बीच में, या कोर या मेंटल के बीच में। अब देखो नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं तो अपनी गहराई कहां तक है? 6371 किलोमीटर तक है दोस्तों। तो 5150 तक ये भाग सेमी सॉलिड है, लेकिन नीचे वाला भाग फिर ठोस है। फिर क्या है? ठोस है। तो यहां भी डिसकंटिन्यूटी जन्म लेगी, और ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहलाएगी? ये डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी लेहमैन, लेहमैन। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में है। ये सारी की सारी डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों। अगर ये आपके मैपिंग के थ्रू ये चीज याद है तो आप बहुत आसानी से डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन सही कर सकते हो। अगर इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल से अगर आपको देखना है तो जो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के जो वीडियो हैं जो हमारे कोर्स में हमने पढ़ा रखे हैं, वहाँ आप इन चीज़ों को और डिटेल से समझ सकते हो। यहाँ उतने डिटेल के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो ये क्लासें ही हो जाएगी। मैं हट जाता हूँ अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। अब ये क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अब देखो, अब आओ कोनार्ड विच्छिन्नता। कोनार्ड नाम आते ही सीधा आ जाना चाहिए ऊपरी क्रस्ट या आंतरिक क्रस्ट। बाहरी और भीतरी कोर कौन सी है? लेहमैन है। फिर सियाल और सीमा, देखो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो इसमें आ ही गई है। मैं बात कहना चाह रहा था वो उसमें आ ही गई है। इस भाग को क्या बोलेंगे? सियाल, और इस भाग को क्या बोलेंगे? सीमा। और ये 100% बात है कि अगर आप डिसकंटिन्यूटी पढ़ी होती तब भी आप गलत करते। क्यों? आपने ये पढ़ा था कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन यहां क्या पूछ लिया है? यहां पूछ लिया है सियाल, और यहां पूछ लिया है सियाल और सीमा। और अपन ने अभी यही पढ़ा है कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो सियाल है, और महासागरीय क्रस्ट है वो क्या है? सीमा है। तो ये डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में हो गई? सियाल और सीमा के बीच में हो गई। क्लियर है आपका आंसर? नेक्स्ट चलते हैं। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन किन के बीच में है? आ जाओ वापिस से। कहां लिखी है अपन ने गुटेनबर्ग? यहां लिखी है, मेंटल और कोर के बीच में। मेंटल और
कोर के बीच में। तो कहां है गुटेनबर्ग? गुटेनबर्ग है दोस्तों मेंटल और कोर के बीच में है। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रावार भी बोला जाता है और इसको क्रोड बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। उसको क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। फिर से मैं बता देता हूं आपको एक बार। ये थी क्रस्ट, और क्रस्ट को बोला जाता है भूपर्पटी। ये था मेंटल, इसको बोला जाता है प्रावार, और इसको बोला जाता है क्रोड। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहां आई थी? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी यहां आई थी। तो देख लो, प्रावार और कोड के मध्य क्या हो जाएगी? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी में आप रट्टा मार के जाओगे, विश्वास कीजिए आप मात खा जाओगे, और चीजों को क्लियर करके जाओगे तो आप बहुत आसानी से पेपर को सोल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का पेपर हो। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डिटेल से चीजों को ढंग से पढ़नी है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोलने और नहीं बोलने की कोई बात नहीं होती है दोस्तों। आप आराम से एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, डाउनलोड कीजिए, और वहां जो हमारा नया बैच है उसकी हमने क्लासें बहुत सारी फ्री कर रखी हैं। ये नहीं है कि हमने 1 या 2 डेमो क्लास फ्री दे रखी हैं। 1 या 2 डेमो क्यों देंगे भाई? हमें जब विश्वास है हमारे पे, आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे, मिलकर के प्रयास कर लेंगे या कोशिश कर लेंगे, तो आप उन चीज़ों को जाकर के तो देख सकते हो। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये टीचर सही समझा रहा है, तो आपके लिए तो वही टीचर बेस्ट है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को जो मैं समझा रहा हूं उस तरीके से नहीं समझ में आए, तो वो किसी और टीचर के समझ में आएगा। बाकी जो टीचर जितने भी होते हैं वो तो सारे ही अच्छे होते हैं, सारे ही बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे ही मेहनत करके पढ़ाते हैं। अब ये हो जाता है कि समझाने का जो तरीका होता है वो हर टीचर का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आराम से अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट, हमारा तो मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपका सही हो। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी इसी तरीके से तैयार किया गया है कि उसको आप पढ़ोगे तो एक कहानी की तरह ज्योग्राफी लगेगी आपको। आप देख भी सकते हो, बहुत से लोगों के रिव्यू भी हैं लेकर के। तो अगर आपको ज्योग्राफी में सब कुछ आपको अगर एक जगह अवेलेबल चाहिए, वो भी हाईली क्वालिटी अगर आपको चाहिए, तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है या हमारी क्लासें हैं या हमारी टेस्ट सीरीज हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोहोरोविसिक असंबद्धता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करता है? मोहो असंबद्धता, पहली कोनार्ड, कोनार्ड के बाद में दूसरी मोहोई तो आई थी, तो एक तो ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, नीचे वाला मेंटल हो गया, तो क्रस्ट और मेंटल बोल सकते हैं। अब देखो कितनी चीजें पॉसिबल होगी, क्रस्ट या मेंटल बोल सकते हैं, या सियाल या सीमा बोल सकते हैं, या भूपर्पटी और प्रवार बोल सकते हैं, या अस्तल मंडल या दुर्बलता मंडल बोल सकते हैं। साफ से लिखता हूं थोड़ा ना, मैं थोड़ा सा क्लासें और हैं तो थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में करवा रहा हूं आज आपको। देखो, या तो क्रस्ट या मेंटल के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब क्रस्ट को अपन बोलेंगे अस्तल मंडल, अस्तल मंडल या दुर्बलता मंडल के बीच में हो सकता है, दुर्बलता मंडल के बीच में हो सकता है, या भूपर्पटी और प्रावार के बीच में हो सकता है, या सियाल और
सीमा के बीच में हो सकता है, या निचला क्रस्ट या ऊपरी मेंटल के बीच में हो सकता है। कितनी चीजें पॉसिबल हो रही हैं? क्या आप ये एक टेस्ट सीरीज, मात्र एक टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हो ये चीज? या सही सही बताना कि इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपने आज से पहले पढ़ा है? क्योंकि इन चीजों में मेहनत बहुत लगती है, और मेहनत जो होती है उससे हर कोई बचना चाहता है, जो नहीं बचना चाहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उस टाइम आप रफ कॉपी और पेन रखिए मैथ की तरह, और चीजों को समझो कि ये कितनी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। यहां जैसे अपन मैथ में देखते हैं ना क्वेश्चन को लेकर के कि यहां कितनी कितनी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, वो चीजें मैं आपको यहां ज्योग्राफी में करके दिखा रहा हूं दोस्तों। एक ही वर्ड से कितनी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, और ये और भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं यहां ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेवल भी नुकसानदेह हो जाता है कभी कभार। तो ये पॉसिबल होती हैं। तो अब देखो, मोहोरोविक भूपर्पट्टी और ऊपरी परवार सही लग रहा है। दुर्बलता मंडल अस्तल मंडल सही लग रहा है। कोर और परवार, कोर आते ही तो गलत हो गया। महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय पटल सही लग रहा है। यह क्वेश्चन टेक्निकल रूप से गलत है, लेकिन यह क्वेश्चन मैंने इस वजह से डाला है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इतनी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। और यह क्वेश्चन अगर किसी का टेस्ट सीरीज में तुक्के से अगर हो गया है तो बात अलग है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। या तो किन का निर्माण नहीं करता है तो यह आंसर सही हो जाता। अगर क्वेश्चन में यह हो जाता कि किन के बीच में निर्माण नहीं करती है, ध्यान से समझना, तो यह हो जाता। क्वेश्चन देने का मतलब ही यही था कि किन के बीच में नहीं होती है, और आंसर ये हो जाता। तीनों के बीच, सॉरी, ये हो जाता तीनों के बीच में तो हो ही रही है, तीनों के बीच में तो हो ही रहा है। कैसे हो रहा है मैंने आपको बताया है कि इसको अस्तल मंडल बोलेंगे, इसको दुर्बलता मंडल बोलेंगे, तो यहां है मोहरोविक। इसको क्रस्ट बोलेंगे, इसको मेंटल बोलेंगे, तो यहां है मोहरोविक। इसको निचला क्रस्ट बोलेंगे, इसको ऊपरी मेंटल बोलेंगे, तो यहां है मोहरोविक। इसको सियाल बोलेंगे, ये सीमा है, तो यहां है दोनों के बीच में मोहरोविक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको दिमाग को खोलने के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। क्लियर है? अब ये मत पूछना इस क्वेश्चन का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये आपको टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपको आसान चीजें देके आपका स्कोर बढ़ा के आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया जाए। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन अपने को यह भी पता होना चाहिए कि अपनी तैयारी कितनी है दोस्तों। ये अपना मेन मुद्दा है, और ये मुद्दा अगर यहां क्लियर होगा तो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। नहीं तो वही कॉन्फिडेंस रहेगा जैसे आप देखते हो ना कि भाई मेरे को आ तो सब कुछ रहा था, पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो गया। कुछ नहीं होता है। एग्जाम हॉल कोई अलग से कोई स्पेस नहीं है, वही रूम है जहां आप पढ़ते हो। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर उसमें जरूर रहता है, तो प्रेशर में तो दिमाग ज्यादा काम करना चाहिए। प्रेशर में तो दिमाग एकदम उस चीज के ऊपर फोकस हो जाता है। आपको 3 घंटे अगर आपकी तैयारी है तो पता नहीं चलेगा कि 3 घंटे में निकले कैसे हैं। तो ये कमी, यही कमी है कि आप चीजों को सोल्व करके नहीं जाते हो। और मैं आपको पूरी ज्योग्राफी दोस्तों इसी के साथ पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर चीज खोल के बताऊंगा कि यहां इतनी इतनी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। समझो आप इन चीजों को, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको क्या पढ़ना चाहिए। ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए भी हैं, तो समझो आप इन चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब थोड़ा दूसरा लेवल का क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक क्रम में है, मतलब बाहरी से अपने को अंदर की ओर जाता है। तो इसमें भी देखो कितनी पॉसिबिलिटीज कवर होंगी। देखो ये अपनी पृथ्वी है,
ठीक है, और ये 3 पार्ट है, क्योंकि बांटा तो देखो मुख्य रूप से 3 ही भागों में गया है। तो यहां क्या है, यहां है सियाल, यहां है सीमा, यहां है नीफे। एक, अगर ऊपर से अंदर की ओर जाएंगे तो सियाल सीमा नीफे होगा। दूसरा, भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड। सेकंड, तीसरा क्रस्ट, मेंटल और कोर। तीसरा, चौथा लिथोस्फीयर, एस्टिनोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एस्टिनोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर। चौथा अस्तल मंडल, अस्तल मंडल, दुर्बलता मंडल, केंद्रीय मंडल। कितने हो गए? 5 हो गए। मेनली आपने ज्यादातर दिमाग 2 ही चीजों के ऊपर लगाया है, जहां तक मुझे लगता है कि क्रस्ट, मेंटल कोर या सियाल सीमा नीफे, और अगर आगे थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे तो भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। लेकिन यह चीज बहुत कम लोगों को पता है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। देखो, भूपर्पटी, भूपटल और क्रोड। क्रोड ये तो नीचे से ही हो गया, बाह्य से आंतरिक नहीं हो गया, तो इसको तो काट दो। भूप्रवार, भूपर्पटी ये भी नहीं होगा। भूपर्पटी, भूप्रवार, भूक्रोड, ये आंसर सही हो जाएगा। लग रही है ना ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग? अब इस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, तो आपके जो जिस तरीके से फीस को लेके कमेंट आते हैं, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो मत करो। आप चीजों को देखो, मेहनत को देखो या लेवल को देखो, आपका टारगेट वही होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। पृथ्वी की ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य उपस्थित असंबद्धता। क्लियर है? देखो, यहां क्या था, 2900 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग क्या था, मेंटल था। 2900 से लेकर 5150 और 6371 किलोमीटर। यहां नीचे क्या था, यहां से लेकर के ये भाग क्या था, ये भाग था कोर, और ये क्या था, ऊपरी कोर, और ये आंतरिक कोर, ये आंतरिक कोर। अब ये जो भाग था ये सेमी प्लास्टिक अवस्था में था, ये ठोस था, तो यहां एक डिस्कंटिन्यूटी हो रही थी, यहां एक डिस्कंटिन्यूटी हो रही थी, और ये डिस्कंटिन्यूटी किसने खोज की थी, लेहमैन ने। तो ये के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी होगी, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है। किससे होती है? बताया था ना, निफे। तो Ni का मतलब निकिल, और Fe का मतलब फेरस, और फेरस का मतलब लोहा। है आंसर इसमें लोहा। देखो, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, चीजों को पहले निकालो फिर आंसर पे जाओ। ये प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसी हिसाब से ही टेस्ट सीरीज में सारी चीजों की प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको।
और जल्दी जो फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है वो भी हम इसी बेस के ऊपर तैयार कर रहे हैं, है ना। अब देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वही चीज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। स्टेनोस्फीयर आंशिक रूप से पिघली अवस्था में है। स्टेनोस्फीयर वही जो दुर्बलता मंडल है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट की बनी है, बताया था ना मैंने, कई बार बताया है। पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः मैग्नीशियम का बना है। किसका बना है? निकिल और फेरिस का बना है। निकिल और लोहे का बना है, ना कि मैग्नीशियम का बना है। तो आपके 1, 2, 3 सही हैं। ठीक है, आपके इसमें गलत दे रखे हैं ये आंसर, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। 1, 2, 3 जो आंसर हैं वो सही हैं। ये रहा, सॉरी दे रखा है, सी आंसर इसमें सही होगा। सी आंसर इसमें सही होगा, 1, 2, 3। चौथा जो है ये मैग्नीशियम नहीं होगा, यहां या तो निकिल हो सकता है या यहां लोहा हो सकता है। क्लियर है? मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन सिंपल लगने लग गए, देखो थ्योरी से ये क्वेश्चन सिंपल लगने लग गए। कौन सा भाग है? एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कैसा है? पिघली अवस्था में है। और इसके ऊपर क्या गति करता है? इसके ऊपर पलवन कौन करता है? लिथोस्फीयर। इसके ऊपर पलवन कौन करता है? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल इसके ऊपर पलवन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर, कौन सा भाग शामिल किया जाता है? तो ऊपरी व निचला मेंटल शामिल नहीं किया जाएगा। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को इसमें शामिल किया जाता है। भूपटल और क्रोड को नहीं किया जाएगा, मेंटल को नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये जो स्थल मंडल है इसमें एक तो क्रस्ट शामिल होता है और क्रस्ट के नीचे जो ऊपरी जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल है, उसको शामिल किया जाता है। क्योंकि क्रस्ट की तो मोटाई कितनी थी? 30 किलोमीटर। बाकी 70 किलोमीटर तक का भाग किसको शामिल किया जाता है? 70 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है। और ये जो 100 किलोमीटर का जो ये हो जाता है इसको अपन बोलते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विभाजन किया था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये भी इसमें पीपीटी में नहीं लिखा है, उसमें लिखा होगा आपके टेस्ट पेपर में। अब देखो, महाद्वीपों में भूप्रपटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। कम है या अधिक है? महाद्वीपों की भूप्रपटी की तो जो मोटाई थी वो 30 से 40 किलोमीटर थी और महासागरों की जो भूप्रपटी की मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर थी। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में भूप्रपटी की मोटाई सबसे कम नहीं, सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाती है। अपन ने देखा था कि महाद्वीपों में भी पर्वतों के नीचे जो मोटाई होती है क्रस्ट की वो 70 किलोमीटर के लगभग होती है। महासागरों के नीचे भूप्रपटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती हैं। सही है। जो अपन ने देखा था जो सीमा का भाग है या जो महासागरीय क्रस्ट है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जा रही थी? बेसाल्ट। जबकि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसमें कौन सी चट्टान पाई जा रही थी? उसमें ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जा रही थी। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो केवल 3 सही होगा।
तो दोस्तों ये था जो अपना पहला टेस्ट पेपर था उसका वीडियो सॉल्यूशन। आज थोड़ा मैंने आपको थोड़ा सा स्पीडली करवाया है, बाकी अपन बहुत आराम से करवाएंगे। आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट के बाद में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के हर टेस्ट का हम वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे, और कोशिश हम लाइव की करेंगे ताकि आपसे हम कनेक्ट हो सकें। अभी कुछ बारिश की वजह से नेटवर्क के इश्यू चल रहे हैं, इस वजह से ये क्लास लाइव नहीं हो पाई। तो हो सकता है 1-2 दिन मौसम ख़राब है तो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाते हैं, उसके बाद में हम आपसे ज़रूर लाइव जुड़ेंगे। तो जिन साथियों को हमारे साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो वो साथी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है आई क्लासेज, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसको डाउनलोड करें। या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को लेकर के या किसी चीज़ को आप पूछना चाह रहे हो तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8094610611, इसके ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं और जो भी आपका कोई डाउट है वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी। जिन भी स्टूडेंटों को या जिन भी हमारे साथियों को ये टेस्ट सीरीज लेनी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए, तो वो आज ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद दोस्तों।